हो गई है, तो अब हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में एक तरह से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वास्तव में देश भर में नहीं है, सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर है। और हम सभी जानते हैं कि वो सारे लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से ख़ास तौर पे आए हैं और क्यों आए हैं, इसकी भी चर्चा मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। कभी सीधे आपसे बातचीत में, तो कभी विशेषज्ञों के साथ बातचीत में ये बात बार बार उठी है। ख़ास तौर पे इस विषय की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान क्यों इन 3 कृषि कानूनों से परेशान हैं। बहरहाल हमें अभी तक का नतीजा जो मिला वो ये कि जितने किसान संगठन 30-40 संगठन जो आंदोलनरत हैं, उन्होंने अभी तक अपना रुख साफ कर दिया कि भाई वो कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सीधे सीधे सरकार से एक ही मांग है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। तो इस मांग पर अड़ जाने के बाद, यस नो की तख्तियां दिखाए जाने के बाद, और अब ख़ास तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी ये बात आई है कि भाई यस नो बस यहीं पे बात है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज सीधे देश के किसानों के साथ जो संवाद किया है उसके कई ख़ास मतलब हैं और इन ख़ास मतलबों को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी है सारे देश के लिए, उन किसानों के लिए भी जो आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों के लिए भी जो इस आंदोलन से दूर बैठे कहीं देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, और जो बाकी देश की जनता है उनके लिए भी, और जो राजनीतिक दल, ख़ास तौर पे जो विरोधी दल हैं, जो सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से सरकार को दबाव में ले आएं, उनके लिए भी बहुत साफ साफ संदेश हैं। तो उन सब की हम बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आज क्या हुआ उसकी एक चर्चा कर लें। भाई एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कैसे तुरंत फुरत में बना लिया जाता है, ये भाजपा की जो मशीनरी है उससे सीखा जा सकता है, हर कोई सीख सकता है। मतलब जो लोग 2 करोड़ हस्ताक्षर हफ्ते भर में जुटाने के दावे करते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि भाई कैसे 2 दिन की योजना पे तमाम जगहों पे कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं। दिल्ली में ही कहीं पे, द्वारका में कहीं पे राजनाथ सिंह बैठ जाते हैं, कहीं पे गृह मंत्री अमित शाह बैठ जाते हैं, कहीं पे योगी आदित्यनाथ बैठ जाते हैं। किसानों के साथ बैठ कर के प्रधानमंत्री को सुनने का कार्यक्रम बन जाता है। और ये तो बड़े नाम हैं, इसके अलावा तमाम छोटे नाम प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक कैसे बैठे, वो अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर है। ये सबके लिए सीखने वाली बात है जो भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, कि कैसे कार्यक्रम बनाया जाता है और कैसे उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। लेकिन संदेश क्या है? जब मैंने पहले सुना कि हाँ इस तरह का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके किसानों को संबोधित करेंगे, तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, एक फिर से एक और भाषण देंगे। अभी उन्होंने शुरुआत में एक भाषण दिया था बनारस में, फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम संबोधित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही। तो मुझे लगा कि शायद चलिए ठीक है, एक और उन्हें अवसर मिला है जब देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का एक मौका है, उसको उन्होंने एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कुछ बातें रख देने के तौर पे इस्तेमाल किया है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उसने एक अलग ही तरीके से प्रभावित किया। यानी देश भर के किसान खुद अपना अनुभव रखें, खुद वो सारे अपने आप में केस स्टडीज़ हैं कि जो चीज़ें इस सरकार ने की हैं उनका फ़ायदा किस रूप में लोगों तक पहुंच रहा है, किसानों तक पहुंच रहा है, पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इन सब चीज़ों को अगर कोई समझना चाहे तो सरकार की बातें अपनी जगह, लेकिन सीधे किसान जब उन बातों को अपने शब्दों में अपने तरीके से बोलता है तो फिर उसके मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये एक साथ इतनी सारी केस स्टडीज़ अलग अलग राज्यों से, कहीं तमिलनाडु से, कहीं अरुणाचल प्रदेश से, और इसी बात पे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो भिन्ना भी गए कि अरे आपको 25 किलोमीटर दूर बैठे किसान नहीं दिख रहे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच जा रहे हैं, आप तमिलनाडु पहुंच जा रहे हैं। ये अपने आप में खैर एक विडंबना वाली ही बात है कि भाई आप पूरे देश के किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये जो लोग सिर्फ एक जगह केंद्रित होकर के सोच रहे हैं कि भाई एक ख़ास इलाके के दबाव में
देश की सरकार आ जाए तो उनके लिए ये बहुत साफ साफ संदेश है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के इस कार्यक्रम में जो किसान जुड़े उनमें काफ़ी किसान ऐसे थे जो बड़ी छोटी जोत वाले थे, कोई 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन, इस तरह की ज़मीन, इस तरह की छोटी जोत वाले किसान। सरकार का बड़ा फोकस यही है, सरकार का बड़ा फोकस है उन किसानों को राहत देने का जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनकी जोत बड़ी छोटी है। वरना आप सोचिए कि भाई साल में 6,000 रुपये, सही बात है, क्या मायने रखता है, मतलब लेकिन उस किसान के लिए जिसकी सालाना आमदनी ही 10,000 रुपये हो, औसत आमदनी बहुत जगहों पर इसी तरह से है, जो सीमांत किसान हैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनको अगर साल में 6,000 रुपये मिल जा रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी चीज़ हो जाती है। अब जो लोग 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ की SUV पर बैठ कर के आंदोलन कर रहे हैं पंजाब से आकर के, उनके लिए तो ये 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है, 6,000 रुपये कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा तो वो एक दिन में फूंक देते हैं पता नहीं किन किन बातों पे। लेकिन जो किसान, देश के अधिकांश किसान, जिनके लिए ये 6,000 रुपये साल के 2,000 रुपये 4 महीने में ये बड़े मायने रखते हैं, प्रधानमंत्री उन किसानों को संबोधित कर रहे थे। और जब मोदी सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जाता है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गेहूं पर मिलने वाली MSP दोगुनी कर देंगे। उसका मतलब ये होता है कि जो छोटा किसान है, जो सीमांत किसान है, उसके लिए हम आमदनी के नए नए रास्ते इस तरह से खोलेंगे कि वो अभी जितना कमा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा कमाने लग जाए। तो उसके अलग अलग रास्ते क्या हैं, उनकी भी चर्चा प्रधानमंत्री ने इस अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में की। और महत्वपूर्ण बात जो मुझे शुरुआत में आकर्षक लगी कि वो सीधे किसानों के साथ संवाद, 1-to-1 संवाद जो है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरे भाई इसमें बहुत कुछ पहले से सिखा पढ़ा करके लाया जाता है, बहुत कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब आप किसी को कितना भी सिखा लेंगे, जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो अपना अनुभव है, वो जब सामने बोलता है, आप पढ़ाई हुई चीज़ें सामने दिख जाती हैं वीडियो पे भी। लोग जब अपना अनुभव बोलें तो और सिखाया हुआ बोलें तो उसका अंतर समझ में आ जाता है। खैर, अब जैसे बहुत छोटी जोत वाले एक किसान ने अपना FPO का अनुभव सुनाया। FPO पर खास जोर इस सरकार ने दिया है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन इस तरह से देश भर में बनाए जाएं। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि 10,000 ऐसे संगठन बनाए जाएंगे। ये कोई नई संकल्पना फिर से नहीं है, ये संकल्पना मोदी सरकार के आने से पहले भी चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार की खासियत यही है, उन्होंने DBT को उठाया जो UPA सरकार में शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने उसे जिस स्केल पर क्रियान्वित किया, जिस बड़े पैमाने पर देश भर में पहुंचाया, और उसके माध्यम से सरकारी योजनाओं में जो लीकेज था उसको जिस तरीके से रोका, और उसका फ़ायदा जिस तरीके से सरकार के खजाने को भी हुआ और देश के आम गरीब को भी हुआ, इसका असर दिखता है। तो उसी तरह से FPO एक संकल्पना जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन उससे मोदी सरकार ने मजबूती से उठाया है। और वहाँ पर एक छोटी जोत वाले किसान ने ही उदाहरण बताया कि कैसे वो 10-15 रुपये किलो में जो चीज़ पहले बाज़ार में ले जा कर के बेचता था, यानी बाज़ार तक पहुँचाने का खर्चा भी उसका, और फिर उसे मिलते थे 10-15 रुपये किलो, और अब उसे घर बैठे 25 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो सोचिए कि उसके लिए तो आमदनी दोगुनी हो ही गई उस फसल पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। दूसरे, हर किसान धान गेहूँ ही उगाता रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो बाकी फसलों की ओर जा रहे हैं, जैसे कोई शकरकंद की ओर चला गया, कोई बागवानी की ओर चला गया, इस तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो अलग अलग फसलों की ओर जा रहे हैं किसान, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और उनके लिए बेहतर कमाई के मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे किसानों के सामने, ध्यान दीजिए, एक बड़ा संकट होता है जब आप लीक से अलग हट करके चलते हैं, कोई ऐसी फसल उगाने चलते हैं जिसका एक स्थापित बाज़ार, बहुत खुला बाज़ार नहीं है, तय बाज़ार नहीं है। आप जाएं मंडी में, पता नहीं क्या भाव मिले, कोई लेने वाला मिले भी या ना मिले। तो वैसे में अगर पहले से आपका ग्राहक तय हो, आपके पास पहले से हाथ में एक खरीदार हो, तो फिर आप आश्वस्त होकर के उस नई फसल की ओर बढ़ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक बार फिर ऐसी चीज़ नहीं है जो मोदी सरकार ने ईजाद की है। UPA सरकार इसी के बारे में ज़ोर शोर से बढ़ चढ़ करके बातें कर रही थी, लेकिन उसे अमली जामा पहुंचाने में और उसे देश भर में पहुंचाने में
वो उस हद तक सफल नहीं रही। अब मोदी सरकार उस चीज़ को अपने एजेंडा पर लाई है और बढ़ चढ़कर उसे देश भर में पहुंचाने की बात कर रही है। तो ऐसे में मसला वही है कि भाई जो चीज़ें आप पहले करना चाह रहे थे, आज ही मैंने एक वीडियो देखा 2012 का, और उसमें सोनिया गांधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ़ायदों के बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से इससे बिचौलिए हट जाएंगे और किसानों को फ़ायदा होगा। एक वीडियो हमने देखा एक खबर का जिसमें एक टीवी एंकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहानी प्रस्तुत कर रही है, और फिर उस चैनल की अपनी रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कैसे फ़ायदा होगा। वो भी मेरा ख्याल है वही लगभग 2012 के आसपास का ही है, और वो टीवी एंकर अब कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, मतलब आप 2012 में जो चीज़ें करना चाह रहे थे कर नहीं पाए, या जो कुछ भी बीच में अड़चनें रह गई हों, बीच में सरकार बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई और अब रोल रिवर्स हो गया। कुछ लोग याद दिलाते हैं कि अरे भाई उस समय अरुण जेटली भी तो खड़े हुए थे इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करने के लिए, या सुषमा स्वराज खड़ी हुई थी। सुषमा स्वराज का एक वीडियो दिखाया गया कि भाई आढ़तियों को उन्होंने किसानों का एटीएम बताया था। अब किसानों का एटीएम आढ़तियों को कांग्रेस के लोग बताने लगे हैं। ये रोल रिवर्सल जो है ये ठीक है, राजनीति के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, यदि भाजपा ने रोल रिवर्सल कर लिया है तो कांग्रेस वाले क्यों पिछलग्गू बन रहे हैं और रोल रिवर्सल कर रहे हैं? उन्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे उन्हें ये सरकार कर रही है। अच्छी बात है ना। जो चीज़, जो फ़ायदे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सोनिया गांधी 2012 में बता रही थी, यदि मोदी सरकार उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहती है तो फिर सोनिया गांधी को खुल करके इसका स्वागत करना चाहिए, और पूरी कांग्रेस को इसमें पीछे खड़ा होना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम साथ देते हैं सरकार का। अब उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, उस समय जेटली जी विरोध कर रहे थे, उसमें सुषमा स्वराज विरोध कर रही थी। खैर, वापस लौटते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उसमें क्या संदेश हैं। अब जैसे ज़मीन का मुद्दा बार बार, सबसे पहले जब ये पंजाब के किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उस समय मैं जितने लोगों से पूछता था कि भाई ये क्यों विरोध कर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों ने मुझे बताया, जो पत्रकार वहाँ के पंजाब के थे, चंडीगढ़ के थे, उनसे मैंने पूछा क्यों ये विरोध हो रहा है, तो उन्होंने बताया सबको ये बता दिया गया है कि भाई आपकी ज़मीनें छिन जाएंगी। ये डर शुरुआत से ही वहाँ के किसानों के मन में भर दिया गया, और उस डर की वजह से बहुत सारे किसान आंदोलन के रास्ते पर आ गए, और फिर आंदोलन का एजेंडा बार बार कैसे बदलता रहा उसकी भी कहानी प्रधानमंत्री ने अपने इस संवाद में बार बार सामने रखी कि भाई आंदोलन का एजेंडा बार बार बदलता गया और अब एकदम यस-नो वाली तख्तियों पर आकर के रुक गया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने इस संवाद में किसानों के मुंह से ही कहलवाया कि भाई फसल का समझौता हो रहा है, कोई उससे उनकी ज़मीन पे असर नहीं पड़ रहा है। कोई आपका अदरक अगर ख़रीद करके ले जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़मीन खरीद करके ले जा रहा है। खैर, अब जैसे डीबीटी का मसला है, डीबीटी भी वही चीज़ है जो कांग्रेस ने शुरू किया, यूपीए ने शुरू किया, लेकिन बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए। और अब इस सरकार ने जो डीबीटी को पूरे देश में जिस स्तर पर पहुंचाया कि पहले रुपया चलता था तो घिस जाता था, अब वो घिसता नहीं है, किसी बिचौलिए के हाथ लगता नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे किसानों के खातों में जमा हो गई, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई लीकेज नहीं। ये बात प्रधानमंत्री ने कही, और फिर यहीं पे वो मौका नहीं चूके कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं उस बात को बार बार उठाएंगे कि भाई ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को इस किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठाने से रोक रही है। अब सही बात है भाई, बंगाल सरकार को तो इस योजना में अपनी जेब से 1 रुपया देना नहीं है, उनका कोई खर्च नहीं होना है, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि यदि हम ये पैसा अपने देश राज्य के किसानों तक जाने देंगे तो फिर प्रधानमंत्री की वाहवाही होगी, हमारे किसानों के मन में प्रधानमंत्री के लिए एक अलग भाव अनुराग पैदा हो जाएगा, और ये ना हो इसलिए हम वो पैसा रोक देंगे। तो भाई ये राजनीतिक घाटे का सौदा है ममता जी। दीदी, ये बड़ी साफ बात है भाई, आप किसानों को इतना बेवकूफ़ ना समझें
उन्हें पता है कि आपकी वजह से उनके खाते तक आने वाला पैसा रुका हुआ है। तो इससे जो गुस्सा पैदा होगा ना, और भाजपा बार बार इसका जिक्र करके इस मुद्दे को उठा करके उस गुस्से को लोगों तक पहुंचाएगी भी, भड़काएगी भी निश्चित रूप से। और क्यों नहीं, उसे इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। आप जिस राजनीतिक लाभ को रोकना चाहती थी, वही बात, आपकी वही कोशिश, आपका वही दुराग्रह उस राजनीतिक लाभ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा भाजपा के लिए। यदि आप किसानों तक वो पैसा जाने देती तो ये एक सामान्य बात होती कि ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना बनी, उसका फ़ायदा बंगाल के किसानों को भी मिल रहा है। लेकिन यदि आपने रोक दिया बंगाल के किसानों तक वो फ़ायदा पहुंचने से, तो ये जो रोकना है ये कहीं ज़्यादा किसानों के मन में, आपके राज्य के, आपके प्रति गुस्सा पैदा कर सकता है। ये राजनीतिक जोखिम ममता बनर्जी ने उठाया अपनी जिद में, अपने दुराग्रह में, अपने द्वेष में, अपनी ईर्ष्या में, जो भी है भाव। लेकिन इसका राजनीतिक खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में ज़रूर उठाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा बार बार इस मुद्दे को उठाएगी। जब सीधे प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने भाषण में उन्होंने इतना समय दिया इस मुद्दे पर, इतनी तवज्जो दी इस बात को, तो जो बंगाल की इकाई है भाजपा की, वो तो पूरे चुनाव अभियान में रट्टा मार ले जाएगी इसी बात को लेकर के कि भाई प्रधानमंत्री मोदी हमारे राज्य के किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं और ममता दीदी पहुंचने नहीं दे रही है। तो ये तो बंगाल का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव का, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत साफ संदेश एक ये भी है। अब दूसरी बात, उन्होंने वाम संगठनों पे या वाम राजनीति पे, जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है, उस पर भी प्रहार किया। किस तरह से केरल में एपीएमसी नहीं है, सालों से नहीं है। हालांकि इसके बावजूद वहाँ पर किसानों की स्थिति बेहतर है काफ़ी हद तक। यदि किसानों की औसत आमदनी देखें तो केरल में काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है और वो शीर्ष के राज्यों में शामिल है प्रति किसान औसत आमदनी के मामले में। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर किसान खुले बाज़ार तक पहुँच पा रहे हैं और साथ में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा फ़ायदा उठाया है। और भी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केरल में स्वर्ग है किसानों के लिए, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि एपीएमसी तो नहीं है, लेकिन लेफ़्ट कैडर जो है वो किस तरीके से वसूली करता है, इसकी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मसला ये कि अगर वहाँ पर एपीएमसी नहीं है तो अब देश भर में एपीएमसी से ही किसानों का भला हो सकता है, ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये अपने आप में एक दोहरापन है, दोगलापन है, एक दोगली नीति है। ये प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में साफ तौर पे सामने रखी। किसानों को डराने की राजनीति हो रही है और साथ ही जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो इसमें अपने लिए जड़ी बूटी खोज रहे हैं। तो ये जड़ी बूटी उन्हें मिलने वाली नहीं है। दरअसल इस मौके का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया कि अभी तक 2014 से लेके अभी तक उनकी सरकार ने एक नई दृष्टि के साथ किसानों के भले के लिए, कृषि के उत्थान के लिए जो कुछ काम किया है, उसमें शुरुआत से धीरे धीरे चीज़ें कैसे बेहतर की गई, इनपुट कैसे कम हो, किसानों को सुरक्षा कैसे मिले, उसके लिए फसल बीमा, फिर लागत का मसला जो है एमएसपी का 1.5 गुना मिले लागत का, ये इसको लेकर के बहस ज़रूर है कि लागत कैसे तय की जाएगी। तो वहाँ पे कई लोग जो भ्रम पैदा करते हैं वो ये है कि स्वामीनाथन आयोग ने जो अंतिम रूप से लागत बताई थी वो नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लागत तय करने के कई फॉर्मूले बताए कि ये अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। उसमें जो अधिकतम वाला फॉर्मूला है उससे एक कदम नीचे वाला फॉर्मूला सरकार ने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वामीनाथन आयोग ने सबसे अंतिम वाले फॉर्मूले को ही अपनी एक पक्की सिफारिश के तौर पे सामने रखा था कि भाई यही दीजिए आप। ऐसा होता तो बाकी फॉर्मूले वो रखते ही नहीं, कहते कि बस यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे दीजिए। तो उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले अपनी रिपोर्ट में सामने रखे और सरकार ने सबसे ज़्यादा वाले फॉर्मूले से एक चरण नीचे, एक स्टेप नीचे वाला फॉर्मूला स्वीकार किया। वो व्यावहारिक रूप से आज की तारीख में जो संभव है उसको देखते हुए सरकार को भी अपनी कुछ सीमाएं देखनी पड़ती हैं। क्या व्यावहारिक रूप से संभव है, इसको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से आप किसी बात को स्वीकार कर पाते हैं।
इसके अलावा एमएसपी के अंदर जो फसलें आती हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई और खरीद की मात्रा बढ़ाई गई। रिकॉर्ड सरकारी खरीद एमएसपी पर इस समय हो रही है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने सामने रखी। तो एक जो ये सरकार किसान विरोधी है, इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की गई, उसके मुकाबले प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन का, इस विरोध के मौके का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल इस रूप में किया है कि वो किसानों को बता रहे हैं कि देखिए हमने आपके लिए ये सारी चीज़ें की हैं। आमतौर पे आपको ये मौका मिलता है चुनाव के समय ये बताने का कि हमने इतना कुछ किया है, लेकिन उस चुनावी शोर में बहुत सारी बातें खो जाती हैं। अब इस आंदोलन ने सरकार को एक मौका दे दिया है ये गिनाने का, ये बताने का कि देखिए हम एक नई दृष्टि के साथ कैसे कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या आगे करना चाह रहे हैं, ये सब गिनाने का। तो विपक्ष जो है वो सरकार को कृषि के मुद्दे पर मुखर होने का मौका ही दे रहा है। मैं तो इसे इस रूप में देख रहा हूँ। अब उन्होंने ये बात कही प्रधानमंत्री ने कि किसान को फसल बेचने के लिए केवल एक विकल्प मंडी का मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे खुला बाजार मिलना चाहिए। अब किसान को ज़्यादा विकल्प मिलें, इसमें किसान का नुकसान कैसे होगा ये तो मैं शुरू से आज तक न समझ पाया हूँ, न कोई मुझे समझा पाया है कि भाई क्यों इस बात से किसान को डरना चाहिए। हालांकि पंजाब के किसानों को ख़ास तौर पे डरा दिया गया है कि भाई इन कानूनों के चलते जो आपकी मंडी का आढ़ती है उसका धंधा खत्म हो जाएगा और आप तो उसी पे निर्भर हैं, तो फिर आप किसको बेचेंगे। अब ये वैसे ही बात हो गई कि अगर 20 साल पहले कहा जाता कि भाई देश में बहुत सारी दूसरी जहाज़ कंपनियां आ जाएंगी हवाई जहाज़ चलाने वाली निजी सेक्टर की, तो फिर इंडियन एयरलाइंस बंद हो जाएगी, तो फिर अभी जो लोग हवाई जहाज़ से चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, वो फिर क्या करेंगे, वो किस हवाई सेवा का इस्तेमाल करेंगे। आज आप किस हवाई सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी एयरलाइंस आई गई, उड़ी, बंद हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में आज आप हवाई सेवाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, उसमें तकलीफ़ बढ़ी है या आसानी बढ़ी है। एक उदाहरण के तौर पे, क्यों उस समय इंडियन एयरलाइंस की मोनोपोली अगर ख़त्म की गई, जैसे अभी बेशक मैं मानता हूं कि एपीएमसी की मोनोपोली ख़त्म करने से वहां बैठे हुए आढ़तियों का जो व्यवसाय है वो कुछ प्रभावित तो ज़रूर होगा, उनका मार्केट शेयर ज़रूर कम होगा और वो इसी बात के लिए चिंतित हैं कि अभी जो 100% बाज़ार उनका है उसमें उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इस प्रतिस्पर्धा को वो रोकना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आगे कर दिया किसानों को कि भाई चलो इस समय मैं आपका ध्यान रखता हूँ, अभी मेरे धंधे पे संकट आया है, आप जाओ मेरी लड़ाई लड़ो। तो वहाँ के आप यदि आंदोलन कर रहे किसानों के बीच में भी घुल मिल करके बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से बात निकल जाती है। हालांकि बहुत वो ध्यान रखते हैं कि आढ़तियों की बात ना आए, या आए तो बहुत एक सॉफ्ट तरीके से वो उसे गोल कर जाते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि हाँ ठीक है, असली जो चुभन है, असली जो दर्द है वो यही है कि आढ़तियों की मोनोपोली ख़त्म होने वाली है और उसके चलते उनका धंधा प्रभावित होने वाला है। और अभी हमारा ख्याल वो रखते हैं तो अभी हमें उनका भी ख्याल रखना है और इसलिए उनके धंधे पर जो आँच आई है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उनके समर्थन में अपनी बात रखें और सरकार पर दबाव डालें। तो प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि अब किसानों ने ऑनलाइन भी अपनी फसल बेचनी शुरू कर दी है। अब जैसे इनाम की बात है, अब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो गया ऑनलाइन तरीके से, किसानों ने अपनी फसल बेच करके 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा किया है। अब ये सारे नए रास्ते जो खुल रहे हैं, इन सब को ठीक है, जो लोग इस नए रास्ते का फ़ायदा उठाना शुरू कर चुके हैं उन्हें तो पता है, लेकिन इस देश में इतनी बड़ी संख्या है, इतने ज़्यादा किसान हैं, हर कोई तो अभी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो इसलिए इन बातों का, इन नए रास्तों का लगातार प्रचार करने की भी ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि ये जो आंदोलन है ये सरकार को मौका दे रहा है अपने इन नए रास्तों का, इन नए विकल्पों का पूरा अच्छी तरह से प्रचार करने का। अब छोटे किसानों के समूह, जो एफपीओ की बात है, 10,000 से अधिक किसानों के संगठन बनाने की बात है, अब इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा, ये खुद आज के संवाद में
एक किसान ने ही बताया कि भाई पहले उन्होंने 100 किसानों का एक समूह बनाया, फिर वो बढ़ते बढ़ते अब 300 किसानों का समूह बन गया है। अब पहले 100 लोग जुड़े, अगर उन 100 लोगों को फ़ायदा हुआ तभी तो और 200 लोग भी आकर्षित हुए कि चलो हाँ इसमें अच्छा चल रहा है तो हम इसके साथ जुड़ जाते हैं। अब एक किसान जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो किसी बड़े खरीदार के साथ मोल तोल करे। लेकिन यदि 100 छोटे किसान वैसे वैसे इकट्ठा हो गए तो आप समझिए कितनी उनकी जोत हो गई। मान लीजिए इकट्ठा 200-300 एकड़ वाली जोत हो गई। अब उतने बड़े स्तर पर अगर वो काम करना शुरू करेंगे तो फिर चाहें तो वो मंडी में जाके एमएसपी पर बेचने का प्रयास करें, किसी और बड़े खरीदार को लाने का प्रयास करें, किसी कंपनी के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तमाम तरह के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी के साथ बंधे रहिए और वहाँ जो आढ़ती बैठा हुआ है लाइसेंस लेकर के सिर्फ उसी को अपना माल बेचते रहिए। तो नए विकल्प मिलने का फ़ायदा किसानों को न मिले, ये कौन सा किसान आंदोलन है, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है शुरुआत से। और बड़ा मुश्किल है कि आगे भी इन चीज़ों को कोई, अब गांव के पास ही भंडारण की सुविधाएं मिलें, इस तरह के प्रयास हों, कम कीमत पर वो भंडारण की सुविधा मिले, इन सब दिशा में अभी प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। ये सरकार की नज़र में है, खुद प्रधानमंत्री ने इन बातों पर ध्यान दिलाया। तो ऐसा नहीं है कि 3 कानून बन गए तो गांव-गांव में भंडारण की सुविधा हो गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये चीज़ें हमारी नज़र में हैं और आगे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यदि आप ध्यान दीजिए तो पिछले साल के बजट में मतलब यही इसी साल जो 1 फरवरी को बजट आया था, उसमें भी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया कि आप गांव-गांव तक भंडारण की सुविधाएं बननी चाहिए। और फिर भंडारण के लिए इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे उसके लिए काफ़ी एक तरह की बड़ी योजना सामने रखी गई। इन सब का एक सीधा सा मतलब है कि गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़े, यानी किसान की होल्डिंग पावर बढ़े। किसान इस समय अपनी फसल जैसे ही खेत से निकल के आती है वैसे ही बेचने के लिए मजबूर क्यों होता है? 2-3 चीज़ें होती है। एक, उसे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि जैसे ही फसल आए जो भाव मिल रहा है भाई बेच करके हाथ में पैसा आए। दूसरे, उसके पास भंडारण की सही सुविधा नहीं होती है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि उसे आप ज़्यादा समय रख ही नहीं सकते हैं। सब्जियां जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप बहुत समय तक स्टोर करके रख ही नहीं सकते हैं, जल्दी बेचें नहीं तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन यदि कोल्ड स्टोरेज का एक सिस्टम बने, यदि बढ़िया भंडारण की सुविधाएं बन जाएं, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? यदि उसे पैसों की इतनी तत्काल ज़रूरत ना हो तो उसका रास्ता क्या है? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की भी चर्चा बहुत बार की अपने आज के संवाद में और काफ़ी समय इस बात को दिया। किसान क्रेडिट कार्ड क्या करता है? वो किसान को स्थानीय साहूकार के चंगुल से मुक्त कराता है। और ये साहूकार कई बार वो बनिया भी होता है जो मंडी के आढ़ती का एजेंट होता है। तो एक तरीके से वो उस चेन में बंधा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है कि भाई मैंने उस साहूकार से कर्जा लिया हुआ है तो मैं अपनी फसल उसी को बेचूंगा। वो एक तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है कर्जा लेने के समय ही कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, जब फसल तुम्हारी तैयार हो जाएगी तो मेरे पास आके फसल देना। अब वो साहूकार उसे सही भाव भी नहीं देता है। फिर किसान रोते हैं हमें एमएसपी तो मिलता नहीं। भाई आप एक बिचौलिए को बेचेंगे तो आपको एमएसपी कैसे मिलेगा? वो बिचौलिया फाइनली जा करके आढ़ती को देगा और वो आढ़ती जा करके एमएसपी पर बेचेगा। तो बीच में जहाँ पर 2 चेन है, एफसीआई को खरीदना है, उसके बीच नीचे आढ़ती आ गया, उसके नीचे आपका गांव का साहूकार आ गया और आपने उस साहूकार को बेचा है। जहाँ पर 2 बिचौलिए पहले से ही आ गए वहाँ पर आपको एमएसपी कैसे मिलेगी? तो आपको एमएसपी मिले इसके लिए ही तो ज़रूरी है कि बीच के दोनों बिचौलिए जो हैं वो हटें। तो मांग ये होनी चाहिए कि भाई एफसीआई जो है वो गांव-गांव में अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले और सीधे किसानों से ले। वहीं पे क्वालिटी तय हो, वहीं पे वजन हो, जिससे किसान को 4 दिन जाकर के मंडी में रुकने की जो एक व्यवस्था होती है वो उससे भी छुटकारा मिले। बहुत सारे किसान इसीलिए एफसीआई के पास नहीं जाते हैं कि भाई कौन जा कर के वहाँ पे मंडी में 4 दिन इंतज़ार करेगा।
कहीं पे 4 दिन इंतजार करना पड़ता है। बीच में एक खबर आई थी 18 दिन एक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पे फसल लाद करके बैठा हुआ था और सोशल मीडिया पे उसकी खबर वायरल हुई। फिर तो जहाँ इस तरह की बातें होती हैं उसके बदले अगर एक ऐसी व्यवस्था बने कि सीधे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गांव-गांव में अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले कि भाई आप हमारे पास आकर के बेच लीजिए, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको गांव में आपकी जगह पे ही एमएसपी देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान संगठन अगर वाकई किसानों के हितैषी हैं तो उन्हें इस तरह की मांगें सामने रखनी चाहिए। ये ऐसी मांगें होती तो वो मांग समझ में आती। अभी आप मांग क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो बिचौलिया बीच में बैठा हुआ है आप इसे मत हटाइए, आप ऐसा कानून मत बनाइए जिससे इस बिचौलिए का जो एकाधिकार है, उसकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। आप किसी और को इस बाज़ार में उतरने की अनुमति मत दीजिए। ये कैसी किसान हितैषी मांग है भाई? ये किसान संगठनों का ये क्या मसला है? और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये जो अभी सारा मसला चल रहा है वो किसान बनाम सरकार का नहीं है, ये ज़मींदार बनाम किसान का है। ज़मींदार जिनके पास बहुत बड़ी जोत है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर खेती करवाते हैं, खुद नहीं करते, वो खुद खेत में उतर नहीं रहे, वो मज़दूर लगाते हैं, फैक्ट्री की स्टाइल में भारी मशीनों से खेती करवाते हैं और फैक्ट्री की स्टाइल में एक ज़मींदार बड़े ज़मींदार की तरह से वो उनका एक सब कुछ तय है, वो खुद ही बिचौलिया हैं, वो खुद ही आड़ती भी हैं, एमएसपी में उनकी सेटिंग है, एफसीआई अधिकारियों से उनकी मिलीभगत है और वो इस पूरे सिस्टम पे इस तरह से काबिज हैं कि उन्हें इसका पूरा फ़ायदा मालूम है और इसीलिए वो इस बात से परेशान हैं कि अगर ये सिस्टम टूटेगा, अगर ये सिस्टम हिल जाएगा तो फिर आज जो हमारी जमी जमाई एक फैक्ट्री चल रही है खेती के नाम पे, ये फैक्ट्री जो है ये इसका जो सारा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। कि आज की तारीख में हमें पता है कि भाई खूब खाद डालो, खूब पानी डालो, जिस तरीके से वहाँ पे खेती हो रही है उसे कई लोग जहरीली खेती कह रहे हैं। उन सब के बाद जो फसल बन रही है उसका मुझे पक्का भाव मिलेगा, उसका पक्का खरीदार मेरे हाथ में है, कहीं ये सारा सिस्टम टूट फूट न जाए। तो ये एक डर उनके मन में है और इसलिए वो आंदोलन चल रहा है। तो सरकार को कहीं उस बारे में भी कहीं बैठ कर के सोचना पड़ेगा कि उन जो इस तरह के लोग हैं, चलिए ठीक है आज की तारीख में वो सिस्टम में सेट हैं तो उनके मन का जो डर है उसको भी ख़त्म करने का एक रास्ता निकाला जाए। शायद अंतिम समाधान वहीं से निकलेगा। लेकिन इस बीच अगर मामला सिर्फ ये रहेगा कि भाई यस या नो, आप ये तीनों किसान कानून वापस लीजिए, उसके बिना हम कोई बात नहीं करेंगे, तो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत साफ साफ संदेश दिए हैं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन 3 कानूनों से पीछे हट जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने जो आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प हैं उनकी कई सारी बातें की। अब मछली पालन है, पशुपालन है, दुग्ध पालन है, दुग्ध उत्पादन है, मधुमक्खी पालना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान दिला रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसान की आमदनी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि जो खेत में फसल से उसे पैसा मिल रहा है, साथ में जो एक संलग्न कृषि गतिविधियाँ होती हैं आप उनके माध्यम से भी अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो एक समेकित एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलें तो फिर आप ज़्यादा बेहतर कमाई कर सकते हैं। और फिर सरकार उन्हें कहाँ मदद कर रही है? बैंकों के माध्यम से, कि बैंकों का पैसा जो है वो किसानों के काम आए। 2014 में 7 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए थे बैंकों की तरफ से और अब वो बढ़ कर के हो गया 14 लाख करोड़ रुपया, यानी कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों से जो कर्ज उपलब्ध रहा उसकी मात्रा इन 6 साल में दोगुनी हो गई है। और इसका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? केसीसी से मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को कर्ज मिल रहा है। तो सरकार किसानों को वो रास्ता दे रही है कि आप साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलिए, बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकलिए और खुले बाज़ार में जो नए अवसर मिल रहे हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। फिर ज़मीन हड़पने की बात हुई कि ये डर फैलाया गया कि ज़मीन हड़प ली जाएगी किसानों की। तो ज़मीन हड़पने के इस आरोप का भी उन्होंने बखूबी से राजनीतिक इस्तेमाल किया कि भाई ज़मीन हड़पने के मामले में किन किन लोगों के
नाम छपते रहें। अब दामाद जी करके 2014 का जो पूरा कैंपेन था, अगर आप उसको याद कर लीजिए, तो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़मीन हड़पने के मामले में कैसे कैसे लोगों के नाम छपते रहें, तो आपको वो संदर्भ समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे निशाना साध रहे हैं। और यहीं पे उन्होंने अपनी स्वामित्व योजना को भी सामने रख दिया कि भाई किसानों को ज़मीन का नक्शा मिलेगा, उनका कागज़ मिलेगा। तो एक तरफ किसानों को अपनी ज़मीन के बारे में आश्वस्ति हो कि भाई उनका स्वामित्व जो है वो किसी तरीके से खतरे में नहीं होगा, एकदम पुख्ता रहेगा, और दूसरी तरफ अपनी फसल को वे जहाँ चाहें वहाँ बेचें, इसकी छूट मिलेगी, जहाँ सही दाम मिले वहाँ बेचें, चाहें तो मंडी में बेचें, चाहे तो निर्यात कर लें, चाहे तो दूसरे राज्य में बेचें, और फिर चाहे तो पूरे गांव के किसान इकट्ठा होकर के बेचें। तो जब इस तरह की सुविधा मिलेगी तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे या पुरानी व्यवस्था में अपने आढ़ती के गुलाम बने रहेंगे। ये एक साफ संदेश है किसानों के सामने। प्रधानमंत्री सवाल रख रहे हैं कि भाई बताइए आप इनमें से क्या चुनना चाहते हैं। फिर मसला एमएसपी का। एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, उसमें आंदोलन की शुरुआत इसी बात पे हुई, दो बातों को लेकर के हुई थी। एक, ज़मीन छिन जाएगी, दूसरे एमएसपी खत्म होने वाली है। तो एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है, ये बात तो पिछले 30 दिन में सरकार ने कितनी बार कही होगी, कितने तरीक़ों से कही होगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए बार बार ध्यान दिलाया कि भाई नए कृषि कानून बनने के बाद भी एमएसपी बढ़ाया है। और उन्होंने ध्यान दिलाया कि किसान आंदोलन में जो भोले भाले किसान हैं, मतलब कुछ तो हैं जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो सही में बहकावे में आकर के या सुनी सुनी बातों के आधार पर उत्तेजित होकर के इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। तो ये वो किसान हैं जो अभी अभी एमएसपी में अपनी फसल बेच के भी आए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि जब अभी पिछली फसल आई और एफसीआई की ओर से उसकी खरीदारी ज़ोर शोर से होने लगी, तो उस समय आंदोलन नहीं चल रहा था। जब वो एक खरीदारी पूरी हो गई, जब फसल बेचने का सारा काम निपट गया, उसके बाद ये आंदोलन महीने भर पहले चालू किया गया, तेज़ किया गया। उसकी टाइमिंग आप जो देखिए, उसको उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उजागर किया कि भाई पहले एमएसपी पर फसल बिकने का काम पूरा हो जाए, उसके बाद ये आंदोलन करते हैं। लेकिन जिन किसानों ने अभी अभी एमएसपी पर अपनी फसल बेची है, बढ़े हुए एमएसपी पर बेची है, पहले से ज़्यादा बेची है, पंजाब में ही 18% ज़्यादा इस बार एमएसपी पर ख़रीदारी हुई है, तो फिर ये जो एमएसपी को लेकर के संदेह के बादल घुमाए गए हैं, इनका क्या मतलब, कोई बुनियाद है उसकी, कोई आधार है उसका क्या? अब इन्हीं बातों को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सामने रखा और जितने तरह की शंकाएं हो सकती हैं उनको दूर करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने ध्यान दिलाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही मसले पे कि जो पहले कानून थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, पहले भी, अब चूँकि यूपीए सरकार के समय में ही ये व्यवस्था शुरू हो गई थी, खासतौर पे पंजाब में बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू भी हुई, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन कानूनों के तहत गवर्न हो रही है उसमें किसान समझौते से पूरी तरह से बंधा हुआ है। यानी अगर उसमें किसान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। जो नया कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, केंद्र सरकार ने जो अभी बनाया है, उसमें किसान को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि भाई जब चाहो आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओ। हालांकि वैसे आप देखें तो ख़रीदार के लिहाज से ये अब काफ़ी एक तरफा है कि भाई किसान को तो पूरी छूट है, जब चाहे निकल जाए। तो अगर ख़रीदार ने, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने, या कोई एक्सपोर्टर है, उसने ये सोचा कि भाई मैं एक एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेता हूँ और उसको पूरा करने के लिए मैंने 10 किसानों से समझौता कर दिया, लेकिन जब फसल आई उस समय अगर मान लीजिए बाज़ार भाव ऊंचा हो गया और वो सारे किसान मुकर गए कि भाई हम आपको नहीं बेचेंगे, तो वो एक्सपोर्टर तो फंस जाएगा। लेकिन अभी सरकार को उस एक्सपोर्टर की चिंता नहीं है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का होगा, उसने अपनी कोई प्लानिंग बनाई होगी कि मैं 100 किसानों से समझौता करके अपने यहाँ चिप्स बनाऊंगा, और बाद में वो 100 किसान कह दें कि भाई हम आपको नहीं बेच रहे हैं, तो उससे उस कंपनी को घाटा होगा। लेकिन वो बात की चीज़ है, सरकार पहले ये देख रही है कि किसान आश्वस्त हों और किसान फ़ायदे में रहें।
तो इसके लिए एक तरफा कानून बनाया गया है कि भाई किसान चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है बाहर बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी जुर्माने के। लेकिन जो खरीदार है, जो कंपनी है जिसने किसान से समझौता किया है कि हम आपकी फसल खरीदेंगे, इस भाव पे खरीदेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकता है। उसे फसल खरीदनी पड़ेगी और खरीदने के 3 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फिर किसान के हाथ में कानूनी रास्ता है, विकल्प है। तो ये सारी बातें जो एक तरह से किसानों के लिए नए दरवाजे खोल रही है, नए रास्ते खोल रही है और उन्हें पूरी कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करा रही है, उसको लेकर के इतना भ्रमजाल फैलाया गया है। उन सारे भ्रमजाल को काटने की कोशिश प्रधानमंत्री ने आज अपने इस संवाद में की है। जैसे उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि भाई खरीदार को ज़्यादा मुनाफा हुआ तो किसान को बोनस देना पड़ेगा, लेकिन किसान चाहे तो समझौता तोड़ सकता है, खरीदार नहीं तोड़ सकता है। पहले सारा रिस्क, सारा जोखिम जो है वो किसान का होता था, मुनाफा किसी और का होता था। रिस्क किसान का कैसे? उसने फसल उगाई, फसल खराब हो गई तो उसका नुकसान हुआ। अगर उसने फसल उगाई और जब फसल तैयार हुई उस समय बाज़ार में भाव ज़्यादा रहा, उसे कोई फ़ायदा उसका नहीं मिल पाएगा। तो किसान जोखिम उठा रहा है, लेकिन फ़ायदा जो खरीदार है या जो आगे है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, उसके फ़ायदे का पूरा एक ध्यान रखा गया। लेकिन अब किसान के सामने कोई रिस्क नहीं है। उसकी फसल पैदा होगी तो जो भाव कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो भाव उसे मिलेगा, और अगर मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो उसमें उसे हिस्सा भी मिलेगा बोनस के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर सरकार के शीर्ष स्तर से किसानों तक पहुंचाई गई हैं तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर खुद पंजाब के किसानों पर भी होगा। क्योंकि आज प्रधानमंत्री की बात को ऐसा तो है नहीं कि पंजाब के किसानों ने सुना नहीं होगा, सुना तो उन्होंने भी भरपूर होगा। बातें उनके मन में भी आएंगी कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ तो उल्टा सीधा पढ़ाया गया है। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि राजनीतिक विचारधारा वाले लोग किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, चर्चा कब से रुकी हुई है? किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया, उस भारत बंद को तमाम गैर भाजपा, गैर एनडीए जो मोदी सरकार के विरोधी राजनीतिक दल हैं, उन सब ने एक तरफा समर्थन दिया, और उस बंद का हमने कोई बड़ा ऐसा असर देखा नहीं देश भर में। उसके बाद साथ में हमने देखा उस भारत बंद से ठीक पहले जो बैठक हुई थी सरकार और किसान संगठनों की, उसमें किसान संगठनों ने बस यस नो की तख्तियां दिखा दी थी। तो बातचीत का रास्ता वहीं पे वो बंद करके आ गए थे। और फिर ज़मीन पे जब ताकत दिखाने की बात आई थी तो भारत बंद में वैसी कोई ताकत नज़र नहीं आई। तो वहाँ से सरकार ने किसानों को नमस्ते करते हुए, किसानों की वंदना करते हुए, बार बार कहते हुए कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, राजनीतिक विरोधियों पर हमले का मोर्चा खोल दिया। वहाँ से मोदी सरकार को, भाजपा को मौका मिला कि वो राजनीतिक विरोधियों को सीधे अपने निशाने पर ले सके, और वहाँ से 2 मोर्चे खुले, एक किसानों को समझाना और दूसरे विरोधियों पे निशाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई कि किसानों के नाम पे जो भांति भांति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब उन मुद्दों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, सीधे कह दिया कि भाई ऐसी ऐसी बातें कही जा रही, मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन बात वही है कि किसानों के नाम पे आप शर्जील इमाम को छुड़ाने की मांग अगर रखेंगे तो भाई ये कौन सा किसान आंदोलन है? अगर किसानों के नाम पे आप वरवरा राव को, जो एक नक्सली है, उसके रिहाई की मांग करेंगे तो ये कौन सा किसान आंदोलन है? फिर शुरुआती मांग कुछ और, धीरे धीरे आप गोल पोस्ट खिसकाते हुए उसे कहीं और ले जाएं। शुरुआती मांग सिर्फ ये कि भाई एमएसपी हमें मिलेगी, इसकी गारंटी दीजिए। सरकार ने लिख करके देने की बात कर दी, बार बार आश्वासन दे दिया। अब वो एक उसमें ऐसी मांग जोड़ रहे हैं कि भाई आप इसे कानूनी जामा पहनाइए, आप इसे कानून का रूप दे दीजिए, एक नया कानून बना दीजिए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो जाए। अब ये एक अव्यावहारिक मांग है, इसको लेकर के हम एक अलग चर्चा कर सकते हैं कि ये अव्यावहारिक क्यों है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे ऐसे किसी देश का नहीं पता
जहां पर एमएसपी जैसी चीज़ को कानूनी रूप से हर किसान के लिए गारंटी कर दिया जाता है। अब ये समझिए, इसका सिर्फ छोटा सा एक लाइन में मतलब ये है कि आज की तारीख में एफसीआई देश में जितनी फसल होती है उसका 6% खरीदती है एमएसपी पे। कानूनी गारंटी का मतलब कि सरकार के सामने अगर 100% किसान आ जाए एमएसपी पर बेचने के लिए तो खरीदना पड़ जाएगा। तो जहाँ पे आप 6 रुपये की चीज़ खरीदते हैं वहाँ पे अगर आपको 100 रुपये की चीज़ खरीदने की कानूनी मजबूरी आ जाए तो ये कितनी व्यावहारिक रहेगी। तो इसलिए सरकार, कोई भी सरकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकती है। और इसीलिए आज जो विपक्षी दल इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, उन्होंने अपने शासन में कभी भी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात कभी नहीं की, भूल के भी नहीं की। कोई एक आप मुझे कहीं पे निकाल करके दिखा दीजिए एक खबर कि हाँ, इस यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में फला समय कहा था कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में विचार करने के लिए तैयार हैं। कहीं पे ये बात भी नहीं। लेकिन आज चूंकि भाजपा की सरकार है तो वो चाहते हैं कि भाजपा सरकार के गले में एक फंदा पड़ जाए। आप मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो हम उस पर राजनीतिक विरोध का झुंझुना बजाते रहेंगे। आप मान नहीं सकते, ये हमें पता है। तो मसला ये है कि एक ऐसी अव्यावहारिक मांग उठा करके रख दो जो सरकार मान नहीं सकती, और उसके बहाने आप ये दबाव डालो कि भाई ये तीनों कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे। और ये तीनों कानून वापस क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि इन कानूनों की वजह से जो आढ़तिये हैं, जो एपीएमसी, जो मंडी परिषदें हैं, उनमें जो लाइसेंस लेकर के बैठा हुआ आढ़ती है उसकी मोनोपोली ख़त्म हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि वो मोनोपोली ख़त्म हो, तो हम वो बात सीधे सीधे नहीं बोल सकते। इसलिए हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की अव्यावहारिक मांग सामने रख करके ये जिद कर रहे हैं कि पहले आप ये तीनों कानून वापस कर लो। हालांकि इन तीनों कानूनों का कोई मतलब एमएसपी से है ही नहीं, कोई सीधा सीधा संबंध एमएसपी से है ही नहीं। अब प्रधानमंत्री ने और भी बातें जो सामने रखी, जैसे हिंसा के आरोपी लोगों को छुड़ाने की बात। मैंने जो नाम लिए, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अब नाम आपके सामने है कि भाई किन लोगों को छुड़ाने की बात होती रही है। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जो 30-40 संगठन हैं उनमें कई संगठन ऐसे हैं जो मूलतः एक नक्सली आउटफिट के साथ एफिलिएटेड हैं। जो पूर्व नक्सली संगठन रहा है सीपीआई माले, उससे एफिलिएटेड 5-6 किसान संगठन इन आंदोलनकारी किसान संगठनों में शामिल हैं। फिर टोल नाके हटाने की मांग, ये सारी बातें जो अव्यावहारिक मांगे हैं उनको सामने रख करके दरअसल सरकार पे दबाव ये बनाओ कि आप ये तीनों कानून किसी तरह से वापस ले लीजिए। तो ये सारी बातें समझाने के बाद जो प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपना संदेश दिया है, वो संदेश क्या है? सीधा सीधा संदेश ये है कि सरकार इन कृषि सुधारों पर पीछे नहीं हटने वाली है। तो जो ये मांग लेकर के जो लोग अड़ करके बैठ गए हैं कि आप ये तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, ये मांग नहीं मानी जाने वाली है। ये बात एक स्पष्ट संदेश के रूप में अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने रख दी गई है। साथ में ये कि किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है, झूठ फैलाए जा रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर के आश्वासन, मंडियों को बंद किया जाएगा, इस तरह का झूठ फैलाया गया, उस पर आश्वासन। ज़मीन छिन जाएगी, इसको लेकर के स्पष्टीकरण, एक आश्वासन कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। ये सारी बातें, जितने झूठ हैं, उनका एक सीधा सीधा काउंटर, उनका एक सीधा सीधा प्रतिवाद सीधे प्रधानमंत्री की ओर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार अब राजनीतिक मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी सरकार ने ये समझ लिया है कि जो लोग आंदोलन के मोर्चे पे डटे हुए हैं वे बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, वे सिर्फ सरकार को घेरना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। उनका मकसद ही कुछ और है। तो ऐसे में आप उनसे कितनी भी बातचीत करते रहें, जैसे गोल पोस्ट वो बदलते रहेंगे, शुरुआती मांग कुछ और, बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, आप सीधे अड़ गए कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए, जो सरकार नहीं करने वाली है। तो अब सरकार एक तरफ राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने पहले भी देखा
कि मुख्यमंत्रियों ने आकर के बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चैनलों पे आके बयान दिए। फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और चैनल, सीधे आप ज़मीनी स्तर पे सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों के सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके आप सभाएं कर रहे हैं, उनके साथ गोष्ठियां कर रहे हैं। यानी ज़मीन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए भी भाजपा तैयार है और साथ में बात करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अंतिम बात फिर मोदी जी ने वही की, बात करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात होगी मुद्दों पर। अगर आप विषय को भटकाना चाहेंगे, अगर आप अव्यावहारिक मांगे लेकर के अड़ना चाहेंगे, तो उन पे कोई बात नहीं होने वाली है। ये बहुत स्पष्ट संदेश है प्रधानमंत्री का। यानी आप अगर ये सोचें कि आप सरकार को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। कुछ व्यावहारिक मांगे जहाँ पर वाकई आपको लगता है कि इन 3 कानूनों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो तो कई सारे प्रस्ताव सरकार ने पहले ही भेज दिए कि ठीक है, आपकी तमाम चर्चाओं में ये सब बातें उठ कर के आई थी, हम ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी कुछ और भी अगर चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें उसके अलावा रहती हैं जिन पर आपको लगता है कि इन कानूनों में सुधार की ज़रूरत है, सुधार, कानून वापसी नहीं। जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है वहाँ पर आइए बात करिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सरकार किसानों को, देश भर के किसानों को अपने लिए कहीं भी बाज़ार खोजने की जो छूट दी जा रही है उससे पीछे हट जाएगी, ये नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अब वो बीते ज़माने की बात हो गई। अगर आपको कहीं पे कोई ख़ास तकलीफ़ है, कहीं पे कोई ख़ास सुधार चाहिए, तो उसके लिए ज़रूर बात करने के लिए तैयार हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब जैसे एक बात उठाई गई कि भाई एसडीएम कोर्ट तक ही क्यों जाएं, कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाने का रास्ता क्यों रोक दिया गया। ये चर्चाएं बार बार आई। हालांकि सरकार का उसके पीछे जो शुरुआती मकसद कानून का था वो ये था कि अदालतों में, सामान्य अदालतों में आप जाएंगे तो सालों साल चीज़ें लटकी रह जाती हैं, इसलिए किसान को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। और उसका रास्ता क्या होगा, जो तुरंत राहत दे सकने वाला न्यायिक अधिकार उसके निकटतम अधिकारी के पास जहाँ पर है वो एसडीएम के पास है। तो किसान सीधे अपने निकटतम अधिकारी एसडीएम के पास जाए और वहाँ पर राहत पाले, मकसद ये था। लेकिन इसको दूसरे तरीके से पेश कर दिया गया, तो फिर सरकार वो दूसरा रास्ता भी खोलने के लिए तैयार है कि ठीक है, आपको एसडीएम के पास नहीं जाना है तो आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जाइए, ठीक है। सरकार तो वो रास्ता इसलिए छोड़ रही थी कि कोर्ट में जाएंगे तो सालों साल मुकदमेबाजी होगी। अगर आपको मुकदमेबाजी अच्छी लगती है तो आप जाइए, वहीं पर मुकदमेबाजी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वही बेहतर लगता है तो। अब इसी तरीके से आखिर में एक बात, जो लोग ये सोच रहे हैं, मान लीजिए पंजाब के किसान अगर सोच रहे हैं कि भाई जो आढ़ती हमें हर सुख दुख में साथ देता है हमें उसी को बेचना है, तो भाई किसने रोका है। इन नए कानूनों के बाद भी अगर आपका मन है कि भाई हमें उसी मंडी में, उसी व्यापारी के पास जाकर के अपनी फसल बेचनी है, तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप किसी और को अपनी फसल बेच दें। आप उसके साथ ही अपना संबंध बनाए रखिए। कोई नहीं कह रहा कि आपको अंबानी अदानी को ही अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, और अंबानी अदानी पता नहीं कब फसल खरीदने के धंधे में उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, उनका कोई रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, ऐसा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस देश का जितना बड़ा आकार है, इस देश में हर सीजन में जितनी फसल आती है उतनी फसल खरीदने की औकात इस देश में किसी एक व्यापारी की नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, किसी की औकात नहीं है कि वो देश भर के किसानों की फसल खरीद ले। और किसी व्यापारी की औकात नहीं है कि देश तो छोड़ दीजिए, किसी एक ज़िले के किसानों की ज़मीन भी हड़प पाए। तो ऐसे में जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो क्यों और किस लिए ये सब कर रहे हैं, ये देश के लोगों को और ख़ास करके किसानों को समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री का आज का संदेश है उसको मैंने थोड़ा अपने शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी जो शैली है और कहने की अपना अंदाज़ है, वो मास्टर कम्युनिकेटर ज़रूर हैं, लेकिन पद की मर्यादा जो है वो उन्हें बहुत सारी बातें कहने से सीधे शब्दों में रोकती भी है। और कई बार
वो जो कहते हैं उसका मतलब जो है वो समझना जो है वो अपने तरीके से उसको समझना समझाना ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल अब काफ़ी एक लंबी बातचीत हो गई है और लगभग घंटे भर की बातचीत हो गई, ध्यान नहीं रहा समय का मुझे बोलते बोलते। लेकिन चलिए अच्छा है, और जिन मित्रों ने ये सारी बातें सुनी, और ख़ासतौर पे मैं देख रहा हूँ कि चंद्रमोहन जिंदल जी ने काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल जी आपका। आपने देर तक हमारी ये बातें सुनी, और बाकी जो मित्र भी साथ में जुड़े रहे उन सभी का बहुत धन्यवाद।